रिचर्ड महापात्रा मैनेजिंग एडिटर हैं डाउन टू अर्थ के हमारे साथ, और चंडीगढ़ से राजेंद्र गिल साहब हैं, आप किसान हैं। और रिचर्ड, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि क्यों आपने कहा कि ज्यादा फोकस मीट व्यापारियों का है, और ये जो गांव-गांव में घरों में जो मवेशी पाले जाते हैं उन पर फोकस नहीं है, क्या असर पड़ेगा, हम थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं। असर तो बहुत कुछ पड़ेगा, जैसे आपने ये आर्टिकल का जिक्र पूरा तो नहीं बताया मैंने, 2-4 पॉइंट बताया ताकि ये जरूर है कि ये सारे ऑफिशियल आंकड़ा है कि हमने देखा कि 80 की दशक से जो क्रॉप का इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर में क्रॉप होता है, फिशरी होता है, लाइफ स्टॉक होता है, हमने देखा कि जो क्रॉप का जो परसेंटेज है अनाज का, बल्कि लाइफ स्टॉक का बहुत आगे बढ़ चुका है। बल्कि जो सरकार जो क्लेम करते हैं कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी हुआ है, वो क्रॉप से ज्यादा नहीं हुआ है, बल्कि ये लाइफ स्टॉक इंक्रीज की वजह से हुआ। मतलब ये मवेशियों के बेचने खरीदने बिकने से, दूध से, दही से, घी से बढ़ा है। ठीक है। और ये करीब 3,40,000 करोड़ रुपया का है। इतना बड़ा बिजनेस है ये। बिल्कुल। और क्या इस बिजनेस में बड़े उद्योगपति हैं टाइप के, जो एक्सपोर्टर टाइप के हैं, वो हैं या साधारण किसान? मैं तो जानता हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग तो गाय भी नहीं देखे ना कि कैसे दूध देती है। आप देखेंगे तो ये जो है, जो मीट बिजनेस है, ट्रेड है, ये कोई नया बिजनेस नहीं है। ये एक्चुअली जो हिंदुस्तान का जो खेती है या एग्रीकल्चर है, उसका एक पार्ट है। और ये सदियों से ऐसे आया है कि आपका लाइफ स्टॉक एक इंश्योरेंस जैसे काम करता है। कोई भी किसान हिंदुस्तान का, उसका थोड़ा क्रॉप करेंगे और लाइफ स्टॉक एक इंश्योरेंस होता है। और उसका दूसरी चीज भी ये होता है कि आपका जो लाइफ स्टॉक होता है, ये एक नेचुरल कैपिटल है, और उसका जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। आप एक बकरी लाते हैं, 1 साल में 2 हो जाते हैं ब्रीडिंग से। वो इंटरेस्ट जैसे काम करता है, और इसको किसान इंटरेस्ट के हिसाब से भी देखता है और एक इंश्योरेंस के हिसाब से देखता है। जबकि आपका 60% हिंदुस्तान का एरिया रेनफेड है और ड्राउट का या सूखे का खतरा बना रहता है। ये हमारा ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, चाहे हम जितना 21st सेंचुरी में रहें या जो भी रहें, आज भी है। ठीक है। लेकिन दूसरा चीज भी एक है, ये जो इतने बड़े रकम का इकोनॉमी जो अनाज से ज्यादा है, उसको चलाता कौन है और कौन उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हमने देखा कि जो 70% ये जो ट्रेड का, 67% ऐसे फार्मर हैं जिनको हम ऑफिशियली स्मॉल और मार्जिनल बोलते हैं, जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास जोत की भूमि 1 एकड़ से भी कम है, 2.5 एकड़ से भी कम है। बिल्कुल जी। और जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, वो लोग चलाते हैं, वो ही चलाते हैं। और जो आपके जो सवाल था कि इस पे जो बड़े उद्योगपति भी रहते हैं, रहते तो जरूर, हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो एक्सपोर्ट का फिगर देखेंगे और जो डोमेस्टिक का जो ट्रेड देखेंगे, एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। डोमेस्टिक ट्रेड जो ये 70% किसान हैं, अगर 3,40,000 करोड़ आप कह रहे हैं, तो वो तो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर तो 40,000 करोड़ का ही बता रहे हैं, तो लगभग 3 लाख करोड़ का जिसका बिजनेस प्रभावित हो सकता है, वो इस बहस में नहीं है। ठीक है। कैसे प्रभावित हो सकता है, ये आप मुझे बताइए कि सिर्फ इस एक बात से कि आप जानवर को बेच नहीं सकते हैं, और जो बाजार को डिफाइन किया गया कि बाजार इस तरह की होगी, मतलब वहां पर शेड्स लगे होंगे, अलग से चारा का घर होगा, वेटनरी डॉक्टर होगा, उसका एक असिस्टेंट होगा, सब जांच करेगा, तो इससे उसका बिजनेस कैसे प्रभावित होता है? देखिए, बिजनेस तो पहले ऐसा ही है कि जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर जैसे दूसरे बिजनेस, ये स्मॉल होल्डर्स का ट्रेड है, ये इनफॉर्मल वन वे है, लेकिन सदियों से बढ़ा हुआ है और एक बड़े हुए हैं। दूसरा होता है कि जो मैं ये बिजनेस से जाने से पहले एक चीज बताता हूँ, जिससे उसका कितना सिचुएशन खराब है पता लग सकता है। आप देखेंगे तो ये मीट का बिजनेस या लाइफ स्टॉक का जो इकोनॉमी है, बढ़त कैसे आया, जबकि इसका बढ़त नहीं आना चाहिए। आप देखिए, अब हम लाइफ स्टॉक को अपना खेती में जो अब प्लाविंग वगैरह करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते, अब तो बैल लगभग खत्म हो गए हैं, कहीं मशीन करते हैं। दूसरा जो काउडंग होता था, गोबर जो होता था, उसका भी मेन्योर के हिसाब से नहीं करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गया। ये जो मेजर यूजेस था हो गया, तो इसको आपको जो मेल वर्जन ऑफ बफालो और काऊ का अभी पॉपुलेशन भी बहुत कम हो गया। तो ज्यादातर देखा गया है कि अभी जो उसका एक्चुअली कंजप्शन के लिए ही ईदर मीट और जो अदर प्रोडक्ट्स है, जैसे मिल्क हुआ, एग हुआ, चिकन जैसे, इसकी वजह से हुआ है, इसका जो बढ़त हुआ है, बाकी दूसरे रीजन के लिए नहीं हुआ। और ये बढ़त कहाँ से आता है?
बढ़त हमारे जैसे लोगों से ही आया था। जो बूम हुआ मिडिल क्लास में, हमारे जैसे लोग हैं, हमारा इनकम बढ़ा, हमारा नॉन वेजिटेरियन फूड, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स का जो कंजप्शन बढ़ा है, उससे ही ये हुआ है। सारा भारत दही चूड़ा सत्तू पराठा छोड़ के अंडा ब्रेड नाश्ता करने लगा है। हाँ, पूरा महानगर तो कितनी खपत है पोल्ट्री की भी। तो जो सवाल है कि जो बढ़त नहीं आया था। और दूसरा चीज है कि आपने देखा होगा कि सूखा और अनसीजनल रेन और एग्रीकल्चर से जो अनाज वाला कंपोनेंट्स है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये नियम कैसे उसमें अफेक्ट करता है। हाँ, मैं ये बताता हूँ कि नियम पूरा ये फंडामेंटली इफेक्ट करेगा। हाँ, कैसे जैसे करेगा? ये दो तीन उदाहरण बताएं। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपने बोलते हैं कि एक लोकल मार्केट में आप से प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे। आप पहले से ही बताया कि कितना दस्तावेज आपको लेना पड़ता था। अभी क्या होता है, अभी एक बड़ा सिंपल होता है, ये एक इंश्योरेंस जैसे काम करता है। मैं जो नियरेस्ट मार्केट जाता हूँ, मुझे एक्सेस होता है कि वीकली मार्केट में मेरा 2 बकरी या 2-4 गाय या बफालो जो गांव के बगल में है, कहीं भी है, वहां जाकर बेच के आ गए, मैं वहीं उनको पैदल लेकर जाके ठीक है बेच सकता हूँ। अभी मान लीजिए कि आप बोलेंगे कि नहीं, ये छोटे मार्केट में नहीं कर सकते हो, बट मुझे पता नहीं कि और कौन सा मार्केट की बात आप कर रहे हैं, फिर कहाँ जाऊंगा मैं लेकर। और जब आप जाएंगे, यहाँ लोग एक बीपीएल सर्टिफिकेट के लिए 10 साल लग जाता है। आप जितना दस्तावेज लिस्ट किए, आप समझ सकते हैं कि आप सारे जो 21st सेंचुरी में यहाँ हर कुछ मार्केट सेंटिमेंट की बात होता है। और इसके सेंटिमेंट के खिलाफ आपके हिसाब से लगता है? हाँ, बिल्कुल। तो वो तो जरूर काम करेगा। हमने ऑलरेडी देखा है कि ये जैसे लास्ट 2-3 महीने से क्यों 1-2 साल हो गया, ये जो ज्यादा अलर्ट होने लगे हैं काऊ के ऊपर, बफेलोज के ऊपर, जो एंटी नॉन वेजिटेरियन, उसकी वजह से भी मार्केट में ऑलरेडी। राजेंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ। राजेंद्र सिंह जी, 2 बातें हैं। एक तो एक हिस्सा है कि जानवरों के साथ, मवेशियों के साथ आप क्या करेंगे, वो तो अलग, उसमें मैं अभी बात करूंगा बाद में। लेकिन ये जो बाजार को डिफाइन किया गया कि वेटनरी डॉक्टर होगा, हर मवेशी की जांच करेगा, और वहीं पशु बाजार बोला जाएगा जहां पर शेड्स होंगे, पानी की टंकियां होंगी, बिना फिसलन वाली फर्श होगी, और रोशनी होगी। शुक्रिया की रोशनी की भी बात कही गई है, क्योंकि खुले में होता है तो रोशनी तो वहां होगी ही होगी, कोई कमरे में मेरे ख्याल से ना बिके। आप मंडियों में जाते हैं, इस तरह की मंडियां हैं क्या, या इस तरह की मंडियां बनाना आसान है? रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने पंजाब के फार्मर को अपने चैनल पे टाइम दिया। दूसरी बात यह है कि जो आप मंडियों की बात कर रहे हैं, पंजाब में ऑलरेडी मंडियां ये डेवलप हो चुकी हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं कि कोई वेटरनरी डॉक्टर जाके वहां पूरी छानबीन करेगा, पिछले 3 साल से सरकार ने जो पाबंदी लाई है कि जो आपके एनिमल मूव नहीं कर सकते आप एनिमल को लेके, पिछले 3 साल में पंजाब के फार्मर को इतना घाटा पड़ा है कि एक जो फार्मर अपना काफ को, जो छोटा एनिमल है, उसको गाय होने तक 2 साल में 70-75 हजार रुपया लगाता है, और आज के टाइम में मंडी में 40-50 हजार की बिक रही है। वो एक किसान को एक एनिमल के पीछे 25 हजार घाटा पड़ रहा है पिछले 3 साल से। जब से ये भाजपा सरकार आई है, इसने कौ की जो मूवमेंट है उसके ऊपर बैन लगाया है। जो आप बात कर रहे हैं कि मंडी में आके कोई वेटरनरी डॉक्टर, जहां कोई और ऑफिसर आपको कागज पत्र जो तैयार करके देगा, पिछले 3 साल में पंजाब के जो किसान हैं वो इतना प्रॉब्लम में है कि कोई भी एक महीना लग जाता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता वहां। और हरियाणा में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी सुबह आप अप्लाई करो, सर्टिफिकेट शाम को मिल जाता है। पंजाब में एक महीना लग जाता है। मालूम नहीं सरकार क्या करना चाहती है। पंजाब में जो एक डेयरी का सिस्टम है इतना अच्छा डेवलप हो गया है कि हम लोग दूसरे कंट्री के बराबर अपने डेयरी फार्मर को ले गए हैं। आज पंजाब में 50 लीटर से ऊपर गाय दूध देती है, और जो कम दूध देने वाली गाय है, जिसका कोई अडर की प्रॉब्लम आ गई, किसी को गायनी की कोई प्रॉब्लम आ गई, वो हमें मजबूरन बेचनी पड़ती है, जो 10, 12, 15 लीटर दूध देती है। ठीक है। पहले वो गाय दूसरी स्टेटों में चली जाती थी, गुजरात में, यूपी में, जहां किसी और स्टेट में जो कम दूध लेने वाले किसान हैं वो ले जाते थे खरीद के।
अब हमें क्या है, मजबूरी में वो जानवर हम अपने फार्म पे रख नहीं सकते, उसका कोई अल्टरनेटिव सरकार दे नहीं रही। अगर किसी एनिमल को गहनी की कोई प्रॉब्लम आ गई, जहां कोई उसके अडर की प्रॉब्लम आ गई, किसी की टांग टूट गई, क्या फार्मर उसको अपने फार्म पे ही रखेगा? सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात है। अगर एक फार्मर 5-10 गाय ऐसे रखेगा तो उसका जो प्रॉफिट है वो तो खा जाएगी, किसान क्या करेगा? राजेंद्र जी, मैं चाहता हूं कि ये जो नया नोटिफिकेशन है, इसके संदर्भ में, इसके कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि कैसे आप प्रभावित होने जा रहे हैं। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि हरियाणा में सुबह डालिए तो शाम को सर्टिफिकेट मिल जाएगा और पंजाब में 1 महीना लगता है, तो हम ये समझें कि एक जगह संभव तो है कि 1 दिन में सर्टिफिकेट मिल सकता है, तो ये बहुत ज्यादा बाधा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा है कि पंजाब में डेयरी अच्छी डेवलप हो गई है। इवन यूपी में जो किसान नया फार्म शुरू करने लगते हैं उसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर गाय लेनी है तो पंजाब से लेके आओ, भैंस लेनी है तो हरियाणा से लेके आओ। लेकिन जब कौ को बॉर्डर पार करने नहीं दिया जाएगा तो कैसे सिस्टम चलेगा? पंजाब के किसान की इतनी प्रॉब्लम है कि उसको ये सरकार समझती नहीं है। ठीक है रिचर्ड साहब, अभी राजेंद्र जी जो बता रहे हैं नंबर 2 पे कि जो किसान हाँ पूरी कर लीजिए बात अपनी जी। सर जो छोटा फार्मर है जिसके पास शेड 10 एनिमल का बनाया हुआ है, उसने अगर उसके पास 2 एनिमल जिसकी अडर की प्रॉब्लम है, जहां उसकी कोई गैनी की प्रॉब्लम है, रिपीटर हो गई, वो कैसे संभालेगा उनको 10 गाय के अंदर? क्योंकि 10 गाय 5 बछड़ी देगी तो 2 साल में उसके पास 5 गाय और तैयार हो जाएगी। अगर सेल नहीं कर पाएंगे तो इस सिस्टम को कैसे चला पाएंगे किसान? नहीं, वो तो कह रहे हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ कसाई को नहीं बेच सकते। दूसरी बात यह है कि राजेंद्र सिंह जी, इसमें यह लिखा हुआ है कि आप कसाई को नहीं बेच सकते हैं, बाकी तो आप बेच ही सकते हैं। तो कैसे प्रभावित हो रहे हैं इससे? इससे तो आपके लिए एक तरह से ठीक नहीं होगा जी। कसाई की सर कहने की बात मतलब ये है कि आप जो पेपरों में देख रहे हैं 2-3 साल से चल रहा है कि गौरक्ष की जो है, जो भी गाय लेके जाते हैं उनको घेर के ट्रक उनके जला देते हैं या उनको मारते पीटते हैं। इस कारण बाहर से व्यापारी आता नहीं है। अब सरकार ने बॉर्डर के ऊपर भी मंडी लगाने का बैन कर दिया। हमारे पंजाब में तो डबली में हर हफ्ते मंडी लगती है, जहां हजारों गाय का लेन देन होता है। वो कैसे चलेगा? वो तो बॉर्डर पे है बिल्कुल। और भी जो मंडियां हैं पंजाब के, हरियाणा के, J&K के, जहां राजस्थान के साथ बॉर्डरों के ऊपर मंडी लगती है, तो अगर ये बैन हो जाएगी मंडी तो हमारा तो जो पंजाब का किसान है बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा वो।